इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पहले पिछली क्लासेस में हम सीख चुके होते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे हम दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर मिक्स करते हैं तो उनमें से अगर कोई नई चीज बनती है तो वो फिजिकल चेंज होता है। हम उनको किसी भी मेथड से जो साइंस में एप्लीकेबल हैं और अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी मेथड से हम जो हमने मटेरियल्स मिक्स करे थे उनको हम अलग कर सकते हैं। वो फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उनमें हम नई चीजें बनाते हैं, नई चीजें बनती हैं। जैसे अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। अगर हम वाटर को एवेपोरेट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम आइस को दोबारा लिक्विड वाटर में चेंज कर सकते हैं और हम वाटर वेपर को भी कंडेंसेशन करके दोबारा से लिक्विड वाटर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो रिएक्शंस, वो चेंजेस जिनमें कुछ नया मटेरियल बनता है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है? तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली चार पहचान होती हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन या कोई चेंज केमिकल रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट होता है चेंज इन स्टेट। जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे उनकी स्टेट बदलेगी। या फिर चेंज इन कलर, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, और या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स कोई गैस प्रोड्यूस होगी उसमें। तो ये चारों एक साथ या इन चारों में से कुछ ऑब्जर्वेशंस जिस रिएक्शन में हो वो केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन मीन्स कोल या कोक, उसको अगर हम जलाते हैं तो हमको पता है, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा है कि एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस है जो सपोर्ट्स कंबशन। ऑक्सीजन गैस कंबशन में हेल्प करती है। तो उसमें से क्या बनेगा? CO2। एक नया मटेरियल बना, एक नई चीज बनी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से डिफरेंट है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन बेशक गैस है लेकिन और CO2 भी गैस है, लेकिन CO2 के कैरेक्टरिस्टिक्स न कार्बन जैसे हैं न ऑक्सीजन गैस जैसे हैं। तो ये केमिकल चेंज हो जाता है। दूसरा, जैसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन होता है उसे अगर हम कंबशन करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है? उसके लिए वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की जो एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, उनकी इंडिविजुअल वैलेंसीज को यूज करके ये बनाया जाता है। ये पिछली क्लासेज में सीखा होता है। और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करके एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। Mg+O2 गिव राइज टू MgO। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के दो टाइप्स होते हैं। केमिकल इक्वेशन में एरो से लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में जो लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है। राइट? अच्छा, अब केमिकल इक्वेशन लिखने के दो जो तरीके हैं वो हैं, पहला है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में जैसे नाम से पता चल रहा है वर्ड इक्वेशन का मतलब होता होगा, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन जो है C+O2 गिव राइज टू CO2, उसे हम लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है वर्ड इक्वेशन। जैसे सेकंड वाला है उसे हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इस तरह जो लिखा जाता है वो होता है वर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट इन ऑक्सीजन। तो उसका रीजन है, मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि हमें मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से पहले, जलाने से पहले उसे साफ क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है जो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जब पड़ी रहती है तो अपने आसपास के दूसरे केमिकल से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेती है। उस कोटिंग को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को पहले अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जिससे जब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने वे प्योरेस्ट फॉर्म में हो। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है हमें। अच्छा, केमिकल इक्वेशन लिखने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब सिंबल्स यहाँ यूज करते हैं हम फॉर्मूले में, जो मैंने ये लिखे हैं। जैसे कार्बन है तो C+O2 गिव राइज टू CO2, मैग्नीशियम है तो Mg, ऑक्सीजन है तो O2। हम जानते हैं ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो MgO बनेगा। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि देखो, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन must be equal to the mass of the reactants present in the chemical reaction. ओके, मतलब प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि Mg+O2 का कंबाइंड मास जितना है उतना ही MgO का मास होना चाहिए, या C+O2 का कंबाइंड मास जितना है उतना ही CO2 का मास होना चाहिए जो प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो अब इसके लिए मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना 9th में सीखते हैं। तो यहाँ हम मास को याद रखने के बजाय या उसको काउंट करने के बजाय हम क्या करते हैं, इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर देते हैं। प्रोडक्ट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इक्वल अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे Mg+O2 है, तो यहां से हमको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी माने MgO बनेगा। लेकिन यहाँ अब Mg तो दोनों साइड में सेम है, यहाँ भी एक Mg है और इधर भी एक Mg है। लेकिन यहाँ O2 दो है, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, मीन्स जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन गैस का। लेकिन राइट साइड में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है। तो इसको भी O2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि जब नीचे लगाते हैं हम कोई नंबर तो वो मॉलिक्यूल बनता है। तो हम आगे लगा देते हैं, आगे लगाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अब आगे जो नंबर हम लगाते हैं 2, 3 जो कुछ भी लगाते हैं वो इस पूरे के लिए होता है, हर एक के लिए। तो ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। अब ये ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गए दोनों साइड में, लेकिन इधर अब प्रोडक्ट्स में 2 मैग्नीशियम हो गए हैं, तो रिएक्टेंट में भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए। तो हम नीचे लगाने के बजाय यहाँ लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करे जाते हैं बैलेंस करने के लिए। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, C+O2 गिव राइज टू CO2। दोनों साइड में कार्बन का भी एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक एटम है, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है दोनों साइड में। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हम एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमको ये भी सीखना है, जो हमको एसिड बेसिस वाले चैप्टर में काम आएगा, कि किसी भी एसिड के साथ जब किसी मेटल की रिएक्शन होती है तो उस मेटल का सॉल्ट बनता है, माने यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ से। अब अगर हम देखें वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, तो जिंक की वैलेंसी +2 और सल्फेट आयन की वैलेंसी -2। तो जिंक और सल्फेट के बीच में रिएक्शन होकर के जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला ZnSO4 होगा। तो ZnSO4 हमने लिख दिया, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो ये H2 बन गया। अब हम देख सकते हैं ये दोनों साइड से बैलेंस्ड है। ओके, लेकिन अगर हम एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि आयरन प्लस H2O, अगर आयरन की रिएक्शन वाटर से होगी तो यहाँ से क्या बनेगा
यहां से Fe2O3 बनेगा, यहां से Fe3O4 मीन्स आयरन का ऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी H2। ओके, तो इसको अगर हम देखते हैं बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। ओके, तो Fe बैलेंस हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन तो एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर 4 ऑक्सीजन है, तो हमको यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि मैंने अभी बताया था बिगनिंग में जो नंबर लिखते हैं हम वो पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो ये 4 H2 के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गए, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हम हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं रहे, अब यहाँ 4 H2 हो गया, तो हम यहाँ 4 लगा देंगे। इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम। ओके, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी नीड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन एक बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम कुछ और बैलेंस करना सीखेंगे, कुछ और इक्वेशंस को हम लेंगे बैलेंस करने के लिए। जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO को अगर हम वाटर से रिएक्शन करते हैं H2O, तो हमको पता है यहां से मिथेनॉल बनता है CH3OH बनता है। कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए हमको स्टेट्स जरूर लिखने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, H2O लिक्विड होता है, CH3OH मिथेनॉल भी लिक्विड होता है। अब ये मिथेनॉल क्या होता है, ये सब चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स में आएगा। अब इसको हम बैलेंस करें। कार्बन दोनों साइड में एक एक हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2 हैं और प्रोडक्ट्स में 4 हैं, इधर 2 हाइड्रोजन हैं, इधर 4 हाइड्रोजन हैं, क्योंकि 3 ये और 1 ये, तो यहाँ भी हमें 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम मॉलिक्यूल्स में 2 लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, राइट। ओके, उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन देखें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 1 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ तो 1 ही है। तो अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन फिर कार्बन और हाइड्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो गए। इसका मतलब ऐसे ही शुरू नहीं कर देना चाहिए, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना पहले हमको देख लेना चाहिए कि जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां हम 2H2 को लिख देंगे, और अब अगर हम देखें ध्यान से यहाँ तो ये बैलेंस्ड हो जाता है, 2H2 होता है, ये रिएक्शन ये 2H2 होता है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये बैलेंस हो गया सारा। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन होती है तभी रिएक्शन बनती है। ओके, जैसे अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस काफी फेमस रिएक्शन है जो ग्रीन प्लांट्स में होती है, पढ़ी है तुमने पहले भी कई क्लासेस में। तो इसमें हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन होकर के ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब अगर हम देखें यहाँ से, यहाँ 6 कार्बन हैं तो यहाँ हमें 6 लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ 12 हाइड्रोजन हैं, इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तो ये 6H2O हो जाएगा। तो 12 हाइड्रोजन हो गए दोनों साइड में। अब यहाँ 6 ऑक्सीजन हैं। उसके अलावा यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 2 12,
12 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है, मतलब टोटल 18 ऑक्सीजन है हमारे पास, उसमें से 6 यहाँ हो गए। तो इसको 18 नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ को चेंज करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो अगर हम 6 यहाँ लगा दें तो ये 12 ऑक्सीजन वहाँ हो जाएंगे 6 और 2 बन करके। तो इस तरह टोटल 6 + 12 18 ऑक्सीजन हो गए, जो प्रोडक्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं। ओके, अच्छा, अब अभी मैंने एक इक्वेशन बताया था कि Fe आयरन की रिएक्शन अगर H2O से होती है तो यहाँ से Fe3O4 और H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे अगर हम बैलेंस करें, यहाँ 3 है, यहाँ 3, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 4H2 हो गए तो यहाँ 4H2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये रिएक्शन है, इसी को हम रस्टिंग की रिएक्शन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये रस्ट का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका पता है, फॉर गेटिंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब हम कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2, राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये सब फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए जो बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं इसको, अगर लिक्विड फॉर्म में है, और पाउडर के फॉर्म में है, में सॉलिड है अगर, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे इसको। तो हम देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स में, तो प्रोडक्ट्स में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2H, यहाँ 2 इधर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे ना इधर लगाएंगे। ओके, अब इधर 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए, तो ये बैलेंस्ड हो गया। दूसरा के बेरियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो उसमें से फॉर्मूला बनेगा तो BaCl2 बनेगा। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है जो सल्फेट आयन के साथ आ जाएगी, और सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 है -2 जो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगी, कैटायन और एनायन के हिसाब से। यहाँ से बनेगा बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 मीन्स ये आयन इसके साथ चला जाएगा और ये आयन इसके साथ चला जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना, बेरियम और सल्फेट की वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अब हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ एक बेरियम है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी एक बेरियम, ठीक है। यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोराइड आयन है, लेकिन यहाँ 3 क्लोराइड आयन है, तो 2 और 3 को अगर हम बैलेंस करें तो 6 बना सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें, एल्यूमिनियम क्लोराइड में 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो 6 क्लोराइड आयंस हो जाएंगे, और यहाँ अगर हम 3 लगा दें तो यहाँ भी 6 क्लोराइड आयंस हो जाएंगे। ओके, अब एल्यूमिनियम को अगर हम देखें आगे बढ़ते बढ़ते तो Al2 हो गया, तो यहाँ 2Al, दोनों साइड में 2 एल्यूमिनियम एटम्स हो गए, ठीक है। यहाँ सल्फेट के आयंस अगर हम देखें तो 3 हैं। इस तरह जब कोई आयन हो जिसको हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, तो उसे हमें अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में नहीं सोचना है। जैसे सल्फेट को हमें SO4 एज ए सिंगल एलिमेंट सोचना है, सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं सोचना है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, इनको हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। तो सल्फेट आयन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो सल्फेट आयन का अभी तो एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको 3 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं जब हमने इधर क्लोराइड आयन दोनों साइड में बैलेंस किया था तो बेरियम डिस्टर्ब हो गया था, बेरियम इधर 3 हो गए थे, इधर एक ही बचा था, लेकिन अब सल्फेट को बैलेंस करते करते बेरियम भी बैलेंस हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरह जो लास्ट वाला बचा हुआ एलिमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली
बैलेंस हो जाता है। जैसे थर्ड वाला है क्वेश्चन, थर्ड में है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम हम जानते हैं Na होता है, वाटर H2O, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मीन्स H2। ओके, अब हम बैलेंस करते हैं। दोनों साइड में एक एक सोडियम है या 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए, एक इधर 2 इधर। तो क्या करना चाहिए, इधर 2 लगाना चाहिए हमको और इधर भी 2, क्योंकि अब देख सकते हैं हम इधर जब हमने अकेले 2 लगाया था प्रोडक्ट्स में तो सोडियम 2 हो गए थे, तो यहाँ भी सोडियम हमको 2 करने पड़ेंगे। अब अगर हम देखें तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन NaOH में और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के, तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो यहाँ 4 बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2H2O बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए दोनों साइड में। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, हम देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 लिखते हैं हम। क्वेश्चन 3 में क्या है, सेम स्टेट्स और सिंबल के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद सिंबल्स एंड स्टेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन का मतलब एक्वस, वाटर में मिक्स करा हुआ सॉल्यूशन, तो हम एक्वस लिखते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में वाटर को हम एक्वा कहते हैं। प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर मीन्स Na2SO4 एक्वस, इन वाटर का मतलब एक्वस, गिव राइज टू, क्या बनेगा यहाँ से, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। अब हमको पता है ये इनसॉल्यूबल कह रहा है तो सॉलिड होगा। ओके, ये सेटल डाउन हो जाता है, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे सीखेंगे हम कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्यूशन मीन्स एक्वस। ओके, अब अगर हम बैलेंस करें इसको, ये तो बेसिक रिएक्शन लिख दी हमने, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। Ba बैलेंस्ड है दोनों साइड में, Cl2 यहाँ 2 हैं, 2 क्लोरीन है इधर, यहाँ 2 बना दो तो 2 NaCl बन गया। अब अगर हम देखें यहाँ Na2 है तो वहाँ भी Na2 बन गया, सोडियम के 2 एटम्स हो गए दोनों साइड में, और सल्फेट आयन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैंने कहा था पॉलीएटॉमिक आयंस को अलग अलग एलिमेंट्स करके नहीं सोचना है, सिंगल एलिमेंट के रूप में सोचना है। सेकेंड पार्ट है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH इन वाटर मीन्स एक्वस, प्लस reacts with hydrochloric acid solution, hydrochloric acid means HCl in solution means aqueous, give rise to sodium chloride solution, तो NaCl aqueous plus water, तो H2O liquid, water तो liquid होता है, H2O liquid। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये थे पेज नंबर 6, ओल्ड एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 6, यहां से पेज नंबर 6 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन 2 और 3 थे। ओके, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस सीखेंगे।